Assalamu alaikum. So this is my second video related to ratios, and in our previous lesson we have already discussed profitability ratios. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ को हमने ख़त्म किया. दिस इज़ आवर चार्ट डेटा जिसको हमने यूज़ किया था, और हमने प्रॉफिटेबिलिटी के तमाम रेशोज़ को जो है ना कैलकुलेट करना सीखा था. इसी हम डेटा को यूज़ करेंगे फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. और अगर आप ये जो करंट एसेट्स है इसको हमने ख़त्म किया हुआ है, ये नहीं है बल्कि करंट एसेट्स को तमाम नामों के साथ हमने लिख दिया है. अच्छा, अब हम करने क्या जा रहे हैं? करने ये जा रहे हैं हम कि अब हमने लिक्विडिटी रेशोज़ को पढ़ना है. लिक्विडिटी रेशोज़ इनिशियली जो है हमारे पास दो हैं, और उसमें से पहली जो रेशो है उसका नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो, और साथ साथ इसको कहते हैं हम करंट रेशो. ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशो और करंट रेशो, बहुत सिंपल सा फार्मूला. ठीक है जी, आपने लिखने हैं सबसे ऊपर किसी भी बिज़नेस के करंट एसेट एज ए न्यूमरेटर, डिवाइड कर देना है उसको किसी बिज़नेस की करंट लायबिलिटीज़ से एज ए डिनोमिनेटर. ठीक है जी. अच्छा, अब इस रेशो को लिक्विडिटी रेशो कहते क्यों हैं? सही है. और जो है इसकी बाकी चीज़ों को हम जब जैसी आंसर्स आएंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है कि इसका नाम ही लिक्विडिटी रेशो रखा गया है. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या बनता है कि करंट एसेट्स. हम अपने डेटा पे जाते हैं, देखते हैं कि हमारे टोटल करंट एसेट्स कितने हैं. तो हम अपने करंट एसेट्स को देखें तो कैश एंड बैंक इज़ माय करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल इज़ माय करंट एसेट्स, और इन्वेंट्री भी मेरा करंट एसेट है. अब यहाँ तो दोनों इन्वेंट्री मौजूद है, तो दोनों तो नहीं हो सकती. उमूमन जो रेशोज़ हमें फाइंड करने को दी जाती हैं उसके साथ डेट मेंशन होती है, और ज़्यादातर वो डेट जो होती है वो एंड ऑफ द ईयर की होती है. सही है, तो हम एंड ऑफ द ईयर के लेंगे. अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर की रेशो करंट रेशो आपको फाइंड करनी है तो भाई फिर हमें ओपनिंग इन्वेंट्री लेना होगी. तो एनीवेज अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इट्स एब्सोल्युटली दी एंड ऑफ द ईयर, और हमने फिर उसके अंदर एंडिंग इन्वेंट्री लेनी है. सो ये हमारे पास तीन हो गए, 35, 20 एंड 30. ये हमारे पास करंट एसेट्स आ गए. सही है जी. $35, $20 and $30. 35,000, 20,000 plus 30,000. These are my current assets upon my current liabilities. Current liabilities given as collectively given है 60,000 की. 60,000 यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में. ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. 35, 20 और 30 को. 35 प्लस 20 प्लस 30 85,000. इसको डिवाइड कर देते हैं. 85 डिवाइडेड बाय 60,000, ये बन रहा है 17/12. ठीक है, हम इसको जो है डेसिमल में ले आएंगे, दैट इज़ 1.41. तो इसके आंसर को हमने एक्सप्रेस करना है 1.41. डिनोमिनेटर में 1 आ गया, तो ये बनेगा 1.41:1. व्हाट डज़ इट से? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, यहाँ से बात समझने की बात शुरू होती है. ये फाइंड करना तो बहुत आसान था, इसमें कोई कमाल काम नहीं है. 1.41:1. व्हाट डज़ इट से? ये बड़ी सिंपल सी बात बोलता है मुझे. कहता है कि हर ₹1 की लायबिलिटी के लिए मेरे पास 1.41 के करंट एसेट मौजूद हैं. सही, हर ₹1 की करंट लायबिलिटी के लिए मेरे पास 1.41 के करंट एसेट मौजूद हैं, जो कि करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है. करंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी मेरे को पैसे पे करने हैं अगलों को, और उस पैसे की पेमेंट के लिए मेरे पास मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला हुआ. सही, करंट लायबिलिटी तो इसी को कहते हैं कि आपने अदा करने के वाले जो पैसे हैं आपके पास के लिए वक्त नहीं है इतना. क्या होता है करंट लायबिलिटीज़ में? क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास कॉमनली? ट्रेड पेबल्स, कितना टाइम दे देगा कोई आपको? 2 महीने, 3 महीने. बैंक ओवरड्राफ्ट्स, ठीक है, 45 डेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ठीक है, तो भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास को, जल्दी पे करनी है लायबिलिटीज़. ठीक है, उन जल्दी पेमेंट होने वाली लायबिलिटीज़
पे 1 रुपये की लाइबिलिटी के लिए मेरे पास करंट एसेट्स उस लाइबिलिटी से तो ज़्यादा है। तो ये एक सिनेरियो भी हमारे पास बन रहा है, ठीक है। अब ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। ये अब हम इसको कहाँ देखेंगे, पहले तो खैर हम इसके ऊपर कमेंट लिख सकते हैं कि वी हैव इनफ करंट एसेट्स टू पे ऑफ आवर करंट लायबिलिटीज़। लेकिन बेटा इसको हम एक आइडियल सिचुएशन नहीं कह सकते। आइडियल सिचुएशन डिपेंड करती है कि इंडस्ट्री कौन सी है आपकी, मज़ीद इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या हैं उसके अंदर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन हम फिर भी एक स्टैंडर्ड और सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को हटाते हुए देखें तो एक बेंचमार्क अगर मैं बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बिज़नेस जिसके पास ये रेशो आए, सही, एज अ करंट रेशो, एक स्टैंडर्ड एज अ बेंचमार्क, तो हम कहेंगे कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, या इससे ऊपर अगर चला जाए तो हम ऐसे बिज़नेस को कहेंगे कि लिक्विडिटी पोजीशन इज़ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट। अच्छा, ये ठीक है, फाइन, लेकिन ये कि बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है एज विथ रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री भी देख सकते हैं हम इसको। एनीवेज, अच्छा, अब हम इसको अगर हम इससे भी वर्स करें और लेट्स सपोज हम इस रेशो को, ये आंसर आ जाता हमारा, यानी 1 रुपये की करंट लायबिलिटी के लिए मेरे पास 1 रुपये से भी कम के करंट एसेट्स हैं। यानी कि अब लोग आ रहे हैं मुझसे करंट लायबिलिटी मांगने और मैं उनको देने के काबिल नहीं हूँ, ठीक है, यानी मेरे पास इतने करंट एसेट है ही नहीं ना। अब बिज़नेस के पास करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए करंट एसेट नहीं है, तो भाई फिर क्या करेगा बिज़नेस, अब क्या बचेगा उसके, करंट एसेट नहीं है, बैलेंस शीट पे नज़र दौड़ाओ तो क्या मिलेगा आपको, करंट एसेट तो नहीं है, तो फिर दूसरा क्या है, नॉन करंट एसेट है, यानी बिज़नेस की मोटर व्हीकल्स, बिज़नेस की कोई मशीनरी या उसकी कोई बिल्डिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अब हमें यूज़ करना पड़ेंगी टू पे ऑफ दिस। यानी कि हम करेंगे कुछ ऐसा कि हमें अपने नॉन करंट एसेट को बेचना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन कैश टू पे ऑफ माई करंट लायबिलिटी। सही, ये मेरे सॉलिड एसेट बेटा, ये सॉलिड एसेट हैं, मैं इनको लिक्विफाई कर रहा हूँ। क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज द बिजनेस इज नॉट एबल टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटी, सो वी हैव टू लिक्विफाई और वी हैव टू लिक्विफाई आवर नॉन करंट एसेट टू पे ऑफ आवर करंट लायबिलिटीज़। इसको या तो इनिशियली इसको लिक्विफाई करोगे, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डॉलर एंड वी हैव टू पे ऑफ आवर करंट लायबिलिटी। सही है, क्योंकि करंट एसेट तो है ही नहीं, इस बेचारे के पास तो नहीं है करंट एसेट। 1 रुपये की लायबिलिटी के लिए उसके पास जो है मांगने वाले 1 रुपये के, और उससे जो है पैसे देने के लिए क्या देखता है, करंट एसेट को देखेगा, कैश इन्वेंट्री बेचेगा, सही है, डेटर से पैसे लेगा, यहीं से ले लेके इनको देगा ना। अब नहीं है वो, तो अब बचा क्या, अब ये तो बिल्डिंग बेचो, तो कार बेचो, ठीक है जी, या कोई और आपका नॉन करंट एसेट, ठीक। अच्छा, अब बेटा एक बिज़नेस अगर अपने नॉन करंट एसेट को ही बेचने लग जाएगा तो उसके सर्वाइवल तो ख़त्म हो गया ना, उसके चांसेस तो ख़त्म हो गए। अब वो क्या वो जिएगा आगे? सही है, एक स्कूल अपनी बिल्डिंग बेच रहा है, सही, एक मैन्युफैक्चरर अपना फैक्ट्री का प्लांट बेचे, तो उसका क्या मतलब है, वो यानी वो ख़त्म हो गया, वो कंपनी डिसॉल्यूशन की तरफ जा रही है। देखें ना, ये वर्ड देखें अब आप, ये देखें, ये लिक्विडिटी इसी को कह रहे हैं कि आप अपने सॉलिड एसेट को लिक्विफाई कर रहे हैं, कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर सकें। तो वो डिज़ोल्व हो रहा है अब आपका बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बर्फ़ पिघलती है, ठीक है, इसी को कहते हैं लिक्विफाई होना। तो अब आपके जो है फिक्स्ड एसेट, फ्रोज़न एसेट पिघल रहे हैं, कैश बन रहे हैं ताकि आपकी करंट लायबिलिटीज़ को भरा जा सके। तो अब ऐसे बिज़नेस का डिज़ोल्व होना इसको कहा जाता है, अब ये सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी की पहले ही रेशो का, सही है, जिसको हम कहते हैं करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन में अगर आपके पास आंसर आता है तो बेटा हम इसको कहेंगे बिजनेस इज़ एट सीरियस रिस्क ऑफ डिसॉल्यूशन, ठीक है जी। अगर आपके पास इस तरह का आंसर आता है तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस इज़ डूइंग फाइन, ठीक है जी, दे हैव इनफ करंट एसेट्स टू पे ऑफ देयर करंट लायबिलिटीज़ बट देयर इज़ अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, दे नीड टू इम्प्रूव इट, सही है, एल्स थिंग्स मे गेट वर्स। इस तरह की रेशो आती है तो हम कहेंगे बिजनेस लिक्विडिटी पोजीशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी, दे हैव इनफ करंट एसेट्स टू पे ऑफ देयर करंट लायबिलिटी एंड बिजनेस इज़ इन नो डेंजर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है जी। तो ये तो आइडियल हो गई, ये थोड़ी सी उससे कम है।
और ये वर्स्ट केस सिनेरियोज़ में जाता है जहाँ पर हमारे पास सीरियस जो है ना क्राइसिस ऑफ लिक्विडिटी आ रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा, यानी हमने तीनों को डिस्कस कर लिया। ठीक, अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। सही, कंक्रीट वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, इनफ करंट एसेट्स टू पे ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ बट थिंग्स कैन गेट बेटर। सही है, और एल्स इट मे टर्न वर्स। सीरियस एंड एमिनेंट इंस्टेंट डेंजर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, कंपनी इज़ एट द ब्रिंक ऑफ डिसोल्यूशन, बिजनेस इज़ एट द ब्रिंक ऑफ डिसोल्यूशन। बिल्कुल सही है जी। तो दिस इज़ माई लेक्चर फॉर करंट रेशो। देयर इज़ अनदर रेशो और वो है हमारे पास क्विक रेशो। अब हम उसको पढ़ लेते हैं साथ साथ। क्विक रेशो, अच्छा जी, ये हमारी लिक्विडिटी की दूसरी रेशो है जिसका नाम है क्विक रेशो। क्विक रेशो हमें क्या बताता है? अब हमने सीख तो लिया कि भाई करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि करंट एसेट्स पे जब बात होती है तो हम किन किन चीज़ों को याद करते हैं। अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए जब हम करंट एसेट्स को लिखते हैं, वहाँ पर सबसे पहले हम आए ज़रा स्टार्ट करते हैं। अपनी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री नज़र आती है, बेचेंगे और जो है लोगों की लायबिलिटीज़ पे कर देंगे, इन्वेंट्री हो गई। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डेटर्स होते हैं, डेटर से पैसे को कलेक्ट करेंगे, लायबिलिटीज़ पे करने के अच्छा सोर्स है ये भी, इन्वेंट्री भी हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं कि अदर रिसीवेबल्स को हम इसलिए अहमियत नहीं दे सकते कि बेटा एक इममटीरियल अमाउंट होता है हमारे पास। ठीक है, हमारे इंश्योरेंस पे 2 से 3 महीने का इंश्योरेंस एक्स्ट्रा पे हुआ है तो उससे आपको क्या होगा, तो दिस इज़ एन इममटीरियल अमाउंट। सही है, तो इसको तो हम इस बहस में लेकर ही नहीं आते। तो अगर कोई बच्चा ये कहता है कि अदर रिसीवेबल्स जिसके अंदर प्रीपेड शामिल है, ठीक है, तो उसको तो हम इस बहस में नहीं लेकर आ सकते। हाँ, अगर अदर रिसीवेबल्स में आपकी जो है इनकम के अक्रूड शामिल है तो वो हम डेटर्स में ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लेक्स केसेस ओ लेवल की स्टडीज़ तक तो कम से कम नहीं आते। ठीक है जी, तो ये अदर रिसीवेबल्स हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको शामिल ही नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? कैश। पहले बैंक लिख लेते हैं, फिर आ जाएगा कैश। तो ये है हमारे पास भाई करंट एसेट्स हैं, इन्हीं में से पे करनी है अपनी करंट लायबिलिटी, और कोई तरीका नहीं है करंट लायबिलिटी को भरने का, यही है बस। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर मुझे अपनी करंट लायबिलिटी पे करनी है तो इन 1 2 3 4 इन चारों में से विच करंट एसेट इज़ द लीस्ट रिलायबल, यानी यार किसके ऊपर, यानी ये वो लोग हैं जिनसे मैंने पैसे लेने अपनी लायबिलिटी भरने के लिए, और इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके रिलाय करने में सबसे भाई इस पर रिलाय नहीं करना, बाकी सब पे कर सकते हैं। तो जब मैं ये सवाल करता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जवाब देते हैं डेटर्स, भाई कब पैसे आएंगे फिर जाके हम देंगे। सही है, तो ये डेटर्स एक बड़ा कॉमन जवाब आता है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, जो लीस्ट रिलायबल करंट एसेट है बेटा वो डेटर नहीं है, बल्कि वो है आपकी इन्वेंट्री। दिस इज़ द लीस्ट रिलायबल करंट एसेट्स टू पे ऑफ योर करंट लायबिलिटीज़। अब स्टूडेंट वजह पूछते हैं, वजह ये है बेटा, पहली एक लॉजिकल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हम गुड्स को ख़रीदते हैं, सही है, जो आपके गुड्स होते हैं, आपकी इन्वेंट्री, लेट्स सपोज इन्वेंट्री आपकी बिकती है। कोई भी आपको इन नॉर्मल बिजनेस केसेस कोई भी आपको जो है उसी वक्त इन्वेंट्री बिकने के फ़ौरन ही बाद आपको पैसे नहीं दे देता उसी वक्त साथ के साथ, नहीं। इन्वेंट्री क्रिएट्स डेटर। ठीक है, और डेटर से बेटा फिर क्या आता है आपके हाथ में? कैश आता है। सही, अच्छा जी, तो अब हम स्टेज नंबर 1 2 3। अच्छा, अब अगर हम डेटर को लें बेटा, तो डेटर तो एक स्टेज आगे है ना, ये तो डेटर बना हुआ है, यानी इसको तो टाइम पीरियड इसका कंप्लीट होने वाले के थोड़े दिनों में कैश आ जाएगा, लेकिन इन्वेंट्री से पहले डेटर बनेगा, डेटर से फिर आपको कैश मिलेगा। एक तो वजह ये है कि इन्वेंट्री लीस्ट रिलायबल हो गई। दूसरा ये होता है कि बेटा डेटर जो होते हैं, अगर आपने बिजनेस में पढ़ा हो तो फैक्टर कंपनीज होती है। देयर आर बिजनेसेस दैट कैन बाय आवर डेटर्स एंड विल पे अस कैश इंस्टेंटली।
वो हमारे डेटर हमसे ख़रीद लेंगे। फॉर एग्जांपल 50,000 के डेटर हैं, 45,000 के ख़रीद लिए उन्होंने हमसे, 5,000 उनके, वो कलेक्ट करें वो जाने, और उन डेटर उनके हो गए। अब वो कलेक्ट करते रहेंगे, वो 50,000 के 55 बना लें, या 50,000 के जो है वो 30 बना लें, ये वो जाने और उनका काम जाने। दे आर एक्सपर्ट पीपल, ठीक है, इन दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये कहानी है। तो डेटर हम सेल आउट कर सकते हैं, सही है, हम फैक्टर कंपनीज़ को दे सकते हैं और उनके बदले पैसा ले सकते हैं। तो भाई अब हमें अगर अपनी करंट लायबिलिटीज़ पे करनी है तो ये बात साबित हो गई कि हम इन्वेंट्री को लीस्ट रिलायबल तस्वुर करते हैं। और अगर हमें बिल्कुल कंक्रीट फिगर चाहिए कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है इंस्टेंटली, तो बेटा फिर हमें क्विक रेशो होता है। क्विक रेशो का एक और नाम भी है एसेट टेस्ट रेशो। तो एसेट टेस्ट रेशो हमें बताता है कि हाउ क्विकली, यानी किस तरीके से अभी हम देखें कि अगर हम इन्वेंट्री रिस्क फ्री, बिल्कुल इन्वेंट्री भी हटा दें, ठीक है, इन्वेंट्री को भी साइड पे कर दें, तब क्या हम इस काबिल हैं? तो जो क्विक रेशो का फॉर्मूला है वो कहता है भाई आपने करंट एसेट तो लेने हैं सारे, लेकिन इन्वेंट्री को शामिल नहीं करना, लेस इन्वेंट्रीज, ऑल करंट एसेट्स बट लेस इन्वेंट्रीज, एंड यू हैव टू डिवाइड दैम बाय योर करंट लायबिलिटीज़, यानी इन्वेंट्रीज को शामिल नहीं करना। आए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने डेटा पे चलते हैं और देखते हैं क्या कहानी है। ये इन्वेंट्री शामिल नहीं होगी, अब इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, पता नहीं कब बिकेगी, बिक के डेटर बनेंगे, डेटर बन के फिर आगे की कहानियाँ, तो इस पर हम इसको रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है इसको, ये करंट एसेट और ये हमारे काम के हो गए 20 और 30 के, और लायबिलिटी है 60 की, ठीक है जी। तो अब हमारे करंट एसेट में इन्वेंट्री शामिल नहीं होगी, ओनली कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल, ये 30,000 का, डिवाइडेड बाय योर करंट लायबिलिटीज़ दैट इज़ 60,000, सेम एज प्रीवियसली। तो भाई अब ये बन रहा है 20 30 तकरीबन 50 डिवाइडेड बाय 60, द आंसर इज़ 0.833, अगेन लिखेंगे 0.833 रेशो 1। भाई यानी कि अगर हम इन्वेंट्रीज़ को हटा दें तो भाई फिर तो हमारी, अगर हम इन्वेंट्रीज़ हमारी रिलायबल नहीं है और इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश नहीं है, तो भाई फिर तो हमारी हालत भी ज़रा ख़राब ही लग रही है कि हम अगर इन्वेंट्रीज़ पे रिलाय ना करें, इन्वेंट्रीज़ को हटा दें, तो फिर हमारे पास हर 1 रुपये की लायबिलिटी को पे करने के लिए उतने एसेट मौजूद नहीं हैं, और स्पेशली इन अ केस जहाँ पर इन्वेंट्री मूवमेंट स्लो होती है, सही है, तो वहाँ ऐसे बिज़नेस की तो फिर ये हालत टाइट करेगा। अगेन बताऊँगा कि बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड है, ये कोई है नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये अलार्मिंग सिचुएशन किसके लिए है, ये उस बिज़नेस के लिए बेटा जिसकी इन्वेंट्री स्लो मूव करती है, एक शोरूम वाला, ठीक है, शोरूम का बिज़नेस है, गाड़ियाँ हैं उसकी, तो गाड़ी इस तरह से नहीं बिकती। लेकिन अगर हम चले जाएँ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, ग्रॉसरीज़ के ऊपर, तो वो फौरी तौर पर कैश में कन्वर्ट हो रहा होता है, बेकरीज़, ठीक है, वो फौरी तौर पर कैश में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो अब हमने देखना है कि क्या इन्वेंट्री हमारी रिलायबल है या नहीं है। अगर रिलायबल नहीं है तो फिर हमारे को क्विक रेशो लेना है और इन्वेंट्री को साइड पर रखना है, फिर देखना है क्या हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। तो भाई फिर तो हम नहीं कर सकते इस सूरत में, तो वी नीड टू इम्प्रूव दिस रेशो, सही है। विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री इट इज़ टेकिंग अस टूवर्ड्स लिक्विडिटी क्राइसिस, सही है। तो ये हमें लिक्विडिटी क्राइसिस की तरफ लेके जा रहे हैं। सो दिस इज़ माई लिटिल एफर्ट टू टीच यू लिक्विडिटी, और आई होप कि समझ आई होगी, सही है। तो ये लिक्विडिटी रेशो हमने ख़त्म कर लिया है। होप टू सी यू इन अनदर वीडियो लेक्चर फॉर द लास्ट रेशोज़, जिसको हमने कहा था एफिशिएंसी रेशो, ये हम 3rd पार्ट पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सी यू अगेन, हैव अ गुड डे।